वो काला साया युग की आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ युग तू खुद यहाँ आ गया, वरना मैं खुद तुझे यहाँ पर बुलाने वाला था। अगर तू नहीं आता तो मेरा काम कौन करता? युग, मुझे तुझसे एक काम है। वो काला साया इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही युग गुस्से के साथ कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा अंत करने आया हूँ काले साए। आज तेरा अंत है, तेरा किस्सा आज यहीं इसी ग्रेवयार्ड कोठी में खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहकर युग अपने दोनों हाथों से उस काले साए का गला पकड़ने लग जाता है। युग के अंगारे की तरह गर्म हाथ उस काले साए के गले तक पहुंच पाते उससे पहले ही वो काला साया वहां से ओझल हो जाता है, हवा की तरह गायब हो जाता है। युग के पलक झपकने से पहले ही वो काला साया वहां से गायब हो गया था। युग अपने आसपास उस काले साए को ढूंढते हुए कहता है, कहाँ गया वो काला साया? अभी तो यहीं पर था। युग उस काले साए को अपने आसपास देख ही रहा था कि फिर उस काले साए के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो काला साया फिर युग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। युग फिर अपने हाथों से उस काले साए का गला पकड़ने की कोशिश करता है, पर फिर वो काला साया वहां से गायब हो जाता है। वो काला साया बार बार युग के साथ यही कर रहा था, पर हर बार अपनी जगह बदल रहा था, जिस कारण युग की थकान बढ़ती जा रही थी। वो काला साया पागलों की तरह डरावनी आवाज में हंसे जा रहा था। वो काला साया युग को अपने इशारों पर नचा रहा था, कभी यहाँ तो कभी वहां। इससे युग के शरीर की थकान तो बढ़ ही गई थी, साथ में उसकी शक्ति भी कम होती जा रही थी। युग कमजोर पड़ने लग गया था और ये बात उस काले साए ने भी भांप ली थी। जब युग थकान के कारण अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता तो युग एक ही जगह पर रुक जाता है और युग के रुकते ही वो काला साया भी युग के सामने ही आकर खड़ा हो जाता है, पर इस बार वो कुछ दूरी पर खड़ा होता है, इतनी दूरी पर कि युग का हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच पा रहा था। काला साया डरावनी आवाज में युग से कहता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता युग, तू अभी भी बच्चा है मेरे सामने, समझा? जरा सी शक्तियां मिल गई तो तूने ये कैसे सोच लिया कि तू मेरा सामना कर सकता है, मुझसे लड़ सकता है, मुझे मार सकता है? तेरे अंदर इतना भी दिमाग नहीं कि तू एक मरे हुए को नहीं मार सकता। काले साए की डरावनी हंसी ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग जाती है। युग फिर गुस्से के साथ कहता है, मरे हुए को मार नहीं सकता पर उसकी रूह को तड़पा तो सकता हूँ, कैद होने पर मजबूर तो कर सकता हूँ ना, वो जहां से आया है उसे उसकी दुनिया में लौटा तो सकता हूँ ना। इतना कहकर युग फिर अपने अंदर की शक्तियों को यूज करने की सोचने लग जाता है, पर इस बार अलग तरीके से। वो दो शक्तियों का एक साथ यूज करने की सोचता है। वो अपने अंदर की बवंडर की शक्ति को जगाने लग जाता है और उसकी मदद से अपने हाथों की आग उस काले साए तक पहुंचाने की सोचने लग जाता है। युग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और गुस्से के साथ उस काले साए को देखने लग जाता है। युग अपने बदन के अंदर की पूरी आग को एक जगह अपने हाथ पर इकट्ठा कर लेता है और अपनी पूरी जान के साथ बवंडर की शक्ति से उस आग को उस काले साए के पास पहुंचाने की कोशिश करने लग जाता है। युग की कलाई पर जो बवंडर और आग का निशान बना हुआ था, वो दोनों निशान एक साथ चमकने लग गए थे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था। उसके हाथ से आग की लपट निकली और बवंडर की मदद से उस काले साए के पास पहुंचने लगी, पर काले साए का कुछ नहीं कर पाई थी। वो आग उस काले साए के धुएं में ही जाकर मिल रही थी। उस काले साए के मुंह से कराहने की एक आह तक नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस काले साए के आसपास कोई रक्षा कवच हो जो उसकी मदद कर रहा था। काला साया युग से कहता है, युग ये पागलपन छोड़ और आप मुझसे हाथ मिला ले। आग और धुआं एक दूसरे के दुश्मन नहीं दोस्त होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज से बने होते हैं। उनका अस्तित्व एक दूसरे से होता है और हम दोनों का भी अस्तित्व एक दूसरे से ही है। तेरे शरीर के अंदर आग है तो मेरे अंदर धुआं। आजा, हाथ मिला ले, हम दोनों मिलकर इस लोक पर राज कर सकते हैं। सिर्फ इस लोक पर ही नहीं बल्कि समस्त लोक पर। आ, हाथ मिला ले। युग गुस्से के साथ कहता है, हाथ और तुझसे कभी नहीं। मैं मर भी जाऊंगा तब भी तेरा साथ कभी नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर तेरे साथ दोस्ती करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुझे मारने आया हूँ और तुझे मार कर ही रहूंगा काले साए। इतना कहकर युग फिर अपनी पूरी शक्तियों को एकत्रित करता है और अपने हाथ से निकलती हुई आग को उस काले साए तक पहुंचाने लग जाता है। ये सब देखकर उस काले साए को भी गुस्सा आने लग जाता है। काला साया गुस्से के साथ कहता है, अगर दोस्ती नहीं चाहिए तो फिर दुश्मनी ही सही। तेरे अंदर बहुत आग है ना, आज मैं तेरे अंदर की सारी आग निकाल दूंगा, आजा। इतना कहकर वो काला साया अपना हाथ आगे बढ़ाता है और युग के हाथ से निकलती हुई आग को उसी की तरफ ढकेलने लग जाता है।
युग भी दूसरी तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। युग और उस काले साए के बीच मुकाबला होने लग जाता है। युग ने अपनी पूरी जान लगा दी थी पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उल्टा वो आग उसी की तरफ पीछे हटती जा रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत जल्द वो युग के पास पहुंच जाएगी और उस आग में युग खुद जल जाएगा। वो काला साया गुस्से के साथ युग को घूरे जा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने युग को हराने के लिए अपनी 1% पावर भी यूज ना की हो। युग यूं ही बड़ी आसानी से हार रहा था उससे। युग के हाथ से निकलती आग की लपट खुद उसके शरीर के पास पहुंचने लग गई थी। युग दर्द से कराहते हुए कहता है, आह। जैसे ही उस काले साये के कानों तक युग के दर्द से कराहने की आवाज पहुंचती है, वो काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है। युग दर्द से तड़पते रहता है। वो आग युग के एकदम करीब पहुंच पाती और युग का शरीर जलता। उससे पहले ही वो काला साया अपनी नजरें युग की कलाई पर टिका देता है। उसकी पीली आंखों में से पीली रोशनी निकलती है जो सीधे युग की कलाई पर जो सबसे पहले पानी की बूंद वाला जो निशान आया था उस पर पड़ती है। देखते ही देखते युग की कलाई का वो निशान भी उभरने लग जाता है और उससे नीली आसमानी रोशनी निकलने लग जाती है। पानी की बूंद वाला निशान हल्के आसमानी रंग में चमक रहा था। अचानक से युग को महसूस होता है कि उसके शरीर का तापमान कम हो रहा था। उसका शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है। युग घबराते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी ठंड क्यों लग रही है? देखते ही देखते युग का शरीर इतना ठंडा पड़ जाता है कि उसके हाथ से जो आग निकल रही थी वो निकलनी बंद हो जाती है और उसका हाथ भी जम जाता है बर्फ के रूप में। ये सब देखकर युग दंग रह गया था। अपनी हाथ की कलाई पर चमकते हुए पानी की बूंद के निशान को देखकर युग ये तो समझ गया था कि उसके अंदर एक और शक्ति थी, पानी की शक्ति, पर उसका कंट्रोल इस वक्त उसके पास नहीं था। युग के पास उसकी किसी शक्ति का कंट्रोल नहीं था। वो उन्हें सही से यूज ही नहीं कर पा रहा था। इस वक्त युग की शक्तियों का कंट्रोल जिसके पास था वो था काला साया। वही अपनी आंखों की शक्ति से युग की शक्तियों को कंट्रोल कर रहा था। कभी उसके शरीर का टेम्परेचर ठंडा तो कभी गर्म कर रहा था। उसी ने युग के अंदर की पानी की शक्ति को जागृत किया था। देखते ही देखते युग का हौसला टूटने लग जाता है। वो कमजोर पड़ने लग जाता है। वो समझ जाता है कि वो उस काले साये के सामने नहीं टिक पाएगा और वो अपने घुटने टिका देता है। युग का एक हाथ गर्म था तो एक ठंडा। उसे खुद नहीं पता था उसके शरीर के साथ क्या हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर जान ही ना हो। युग घुटनों के बल आ जाता है। वो काला साया युग के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ युग? और नहीं लड़ना? निकल गई तेरे अंदर की सारी गर्मी? पड़ गया शरीर ठंडा? युग कुछ नहीं कहता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी जम गई हो। वो काला साया हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगा था मुझे तेरी इन शक्तियों के बारे में नहीं पता होगा? मुझे तेरे ही नहीं बल्कि सबके बारे में सब कुछ पता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी नजर सब पर है। काला साया कुछ सीरियस होते हुए कहता है, मुझे सब पता है युग। ये कहानी मेरी ही है और इसके किरदार भी मेरे ही हैं। इसलिए मुझे सब पता है। सब पता है का मतलब सब, ये भी कि कौन कैसे मरने वाला है। मुझे सबकी मौत की खबर है, तेरी भी। तू जानता है तू कैसे मरने वाला है? युग खामोशी रहता है। वो काला साया कहता है, वैसे तो तेरी मौत अभी यहीं पर हो जानी चाहिए मेरे हाथों। वो काला साया डरावनी हंसी के साथ फिर सीरियस होते हुए कहता है, पर मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तुझे मेरा काम जो करना है बहुत जरूरी काम, और उस काम के बदले मैं बख्श दूंगा तेरी जान। युग गुस्से से कहता है, मैं तेरा कोई काम नहीं करने वाला। तेरा काम करने से अच्छा है मैं खुद मर जाऊं। मैं तेरे इन बुरे कामों में तेरा साथ कभी नहीं देने वाला। वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, तो फिर मेरी मौत आज ही सही। काला साया कहता है, नहीं युग, एक ना एक दिन सबको नहीं मरना। देख मैं जिंदा हूँ मरकर भी, और मैं ये वरदान तुझे भी दे सकता हूँ। युग पलट कर कहता है, ये वरदान नहीं श्राप है, इसे तू अपने ही पास रख, मुझे मत दे। काला साया गुस्से के साथ कहता है, मतलब तू मेरा काम नहीं करेगा? तुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं? युग आक्रोश में कहता है, नहीं कोई परवाह नहीं, तू मार दे मुझे अभी इसी वक्त। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, मार दे मुझे। काला साया हंसते हुए कहता है, तुझे अपनी जान की परवाह तो नहीं है, पर किसी अपने की तो है ना। इतना कहकर काला साया हंसने लग जाता है। युग खामोशी रहता है। काला साया कहता है, मेरे पास तेरे लिए कुछ है, आजा दिखाता हूँ।
इतना कहकर काला साया आगे बढ़ने लग जाता है और युग भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। वो काला साया युग को कहीं और नहीं बल्कि अनुराग और चित्रा के बेडरूम में लेकर आया था। उस कमरे में भी ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस एक लालटेन जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस काले साये को उजाले से नफरत हो, इसलिए उसने ग्रेवयार्ड कोठी के सब कमरों की लाइट बंद करके रखी हो और जगह जगह लालटेन जलाकर रखे थे, जो उसके वहां पर जाते ही अपने आप जल जाते थे। युग उस कमरे को देखते हुए कहता है, तू मुझे इस कमरे में क्यों लेकर आया है? काला साया अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, ये दिखाने के लिए। उस काले साये ने जिस तरफ इशारा किया था, जब युग उस तरफ अपनी नजरें करता है तो देखता है कि कमरे की जो दीवार थी उसकी एक ईंट अपने आप बाहर आ जाती है और उस ईंट के बीचों बीच एक सफेद कांच की बोतल रखी हुई थी, जिसके अंदर यामिनी थी, जो अपने हाथ से बोतल के कांच को तोड़ने की कोशिश कर रही थी पर नहीं तोड़ पा रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उसकी आवाज बोतल से बाहर नहीं आ रही थी। देखते ही देखते वो बोतल हवा में उड़ती है और युग के सामने आकर हवा में लटक जाती है। बोतल के अंदर जो यामिनी थी उसकी आंखों में युग को देखकर आंसू आ गए थे। वो युग को ही देखे जा रही थी। वो रोने लग गई थी। काला साया कहता है, युग पहचाना इसे? ये तुम्हारी यामिनी है। लोग यहाँ पर आते मुझे कैद करने हैं, पर कैद खुद हो जाते हैं। ये भी आई थी मुझे हराने तुम्हारी तरह, पर मैंने इसका भी घमंड तोड़ दिया तेरी तरह। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये छलावा है। तू फिर मेरे साथ छलावा कर रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था मुझे ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर लाने के लिए। वो काला साया कहता है, वो आवाज भले ही छलावा थी युग, पर ये छलावा नहीं है, ये सच है। तेरी यामिनी कैद हो चुकी है। रुक, तू अपनी यामिनी की आवाज तो पहचानता होगा ना? तो फिर वही सुन ले। वो काला साया अपना हाथ उस बोतल की तरफ करता है। उस काले साये के हाथ में से काला धुआं निकलता है और उस बोतल के चारों तरफ मंडराने लग जाता है। जब धुआं वापस से हटता है तो यामिनी की आवाज बोतल से बाहर सुनाई देने लग जाती है। यामिनी रोते हुए बोतल के अंदर से युग को देखते हुए कहती है, आप यहाँ क्यों आए युग बाबू? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, चले जाइए यहाँ से। जब युग यामिनी की आवाज सुनता है तो उसे यकीन हो जाता है कि सच में बोतल के अंदर उसकी यामिनी ही कैद थी, वरना पहले वाली यामिनी उससे मदद मांग रही थी, पर ये यामिनी उसे जाने के लिए बोल रही थी। युग की जान की फिक्र कर रही थी। आपकी जान की फिक्र उसे ही होती है जो आपसे प्यार करता है। यामिनी की आंखों में आंसू देखकर युग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। युग रोते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना यामिनी? और तुम इस बोतल के अंदर कैसे कैद? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।